नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो यामिनी ने कसमकाकर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ आया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी और को सोने देती हैं। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह और उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद भी टूट गई और बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से यामिनी का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो भी मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2-3 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी लौकुश को आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अभिरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास ननदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार लौकुश का घर मिल गया था। लौकुश का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले लौकुश को सबने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद यामिनी 10-12 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तर्रार थी। सारा दिन बक झक करना उनकी आदत थी। ननद कल्पना एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी, उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता और न उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 12 दिन बाद ही लौकुश नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई थी। लौकुश को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। यामिनी ने सुघड़ हाथों से जल्दी अपनी गृहस्थी जमा ली। लौकुश भी अपने पिता की तरह ही धीर गंभीर था। यामिनी कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 4 माह ही बीते थे कि लौकुश को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। यामिनी भी बहुत खुश थी। लौकुश उसे बाहों में समेट कर बोला था, यामिनी, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। यामिनी जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहां अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं यामिनी, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते ही समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। और 20 दिन के अंदर ही लौकुश जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, यामिनी, माँ जी जरा ज्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की जगह वह साफ है, उनकी बातों को दिल पर न लेना। तुम्हें तो पता है कि वह सारा दिन बोलती रहती हैं, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। लौकुश की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। कल्पना न होती तो उसका समय बीतना और भी मुश्किल हो जाता। वह तो थी जिसके साथ हंस बोलकर
बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। बाबूजी और कल्पना दोनों 9 बजे घर से निकल जाते थे। तभी कल्पना आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। यामिनी के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू, बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 8 बजे हैं और कल्पना को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। चुप रहो तुम जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। यामिनी चुपचाप पराठे सेकती रही। कल्पना बोली, कभी माँ मान मनौवक रखे तो मजा ही आ जाए। यामिनी के होठों पर मुस्कान आ गई। कल्पना पर भी माँ की जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी। प्रश्नों की बौछार कर देती, क्यों देर हुई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था, आदि। कल्पना झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान ही मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही हैं, इससे देर हो जाती हैं। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती, कल्पना तो बेटी है। माँ जी से तुर्की बतुर्की सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है, उसे अपने होठ से कर रखने पड़ते हैं। बिना तोले यह हाल है तो कहीं वह भी कल्पना की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बरपा दें। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और कल्पना चले गए। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोसी से निरमा की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर महरी ने टोकरे में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज रोज गिलास खरीद सकें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। यामिनी की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। रात खाने के समय यामिनी ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में जावन डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। लौकुस को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहां भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगे या बोलती ही जाओगे। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में नाराज क्यों हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोले, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। यामिनी शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती हैं, किसी का लिहाज नहीं है। खाना खाकर वह अपने कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा हुआ था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2-3 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहनशक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम।
बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी और उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर लौकुश को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उससे उठने की कोशिश तो की, पर कमजोरी के कारण उठा नहीं गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर से लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती हुई माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अरे तुम्हारा मत्था तो भट्ठी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी, जरा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी यामिनी के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव यामिनी को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर यामिनी की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी हैं, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल लिए तो नहीं जा सकते हैं। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती हैं। डॉक्टर बोला, बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहें, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। यामिनी ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी माँ होती हैं। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है। तो अब पूछ लेना, काफी वक्त पड़ा है, इस समय बहू को सोने दो। बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात को माँ जी अपनी खाट यामिनी के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम कल्पना को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियां बन गई है। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओ माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर यामिनी के पास आ जाती थी। खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख यामिनी हैरान थी। बड़ बोली, माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर सदा खींचती रही। यामिनी 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथों से देती थी। कई बार यामिनी को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी हो। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी जमीन पर पांव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से कमला चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। यामिनी ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और कमला चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। कमला चाची बोली, आजकल की बहुएं भी
फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी हैं। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है? आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती हैं। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस कमला, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो यामिनी और कल्पना में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज रोज की खिचखिच खत्म हो जाएगी। कमला चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बाँच दी। यूं ही बात से बात निकली तो मैं भी बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं न बोलना। माँ जी के अंदर भी अब आक्रोश था। यामिनी लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी की कहाँ जान पाई थी। लवकुश ठीक ही कहते थे। मुंह से माँ जी चाहे बकझक कर लें, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और सिर्फ माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, कल्पना और बाबूजी भी माँ की टोका टाकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती हैं, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी, और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती थी। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। मैं बेकार में ही माँ जी से चिढ़ती थी। यामिनी उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। लवकुश के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं रही उसे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।